रियंकानेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 19। उस दिन तो कियान नियति को मम्मी बना रहा था और प्रखर भी कह रहा था वो नियति से शादी करना चाहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब झूठ हो? नहीं, ये रूही ही झूठ बोल रही है। उन्हें रूही पर भरोसा नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। रूही ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी और उसके दोनों भाई और मोम डैड बस उसे सवाल ही पूछ रहे थे कि उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। अब आगे उन्हें भी जय की बातें सच लग रही थी। भला प्रखर रूही को क्यों पसंद करेगा? जब रूही घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रही थी तब भी तो प्रखर रायजादा वही था और बिना भाव के सब कुछ देख रहा था। अगर वो थोड़ा भी रूही को पसंद करता तो कुछ क्यों नहीं कहता? और रूही जब उससे मिलने आई थी उसने तो सबके सामने रूही की बेइज्जती भी कर दिया था। विपुल जी सख्ती से बोले, जब तक कंफर्म ना हो तब तक ऐसी बातें मत बोलो रूही। अगर सच में प्रखर रायजादा तुम्हें पसंद करता है तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब उनके घरवाले रिश्ता लेकर आएंगे। अगर तुम भी प्रखर रायजादा को पसंद करती हो और ये सच हुआ तो हमें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डैड की बात सुनकर रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। गुस्से से उसकी मुठिया कड़ी हुई थी, उसकी नाखून उसकी हथेली में घुस रही थी। उसे जय और आदित्य पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा था ये जानकर कि रायजादा फैमिली के लोग उसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं, घरवाले सब खुश हो जाएंगे, पर जय और आदित्य की वजह से उसका मजाक बनकर रह गया और ये बात उससे सहन नहीं हो रही थी। वो वहां से उठकर अपनी रूम की तरफ जाने लगी। तभी जय बोला, अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब तक 15 दिन खत्म नहीं हुआ है ना? क्या तुम्हें इस वक्त गार्डन में माली का काम नहीं करना चाहिए? तुम कहाँ जा रही हो? जय की बात सुनकर रूही जाते जाते रुक गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ आ रहा था जय उससे फिर से कैसे बदला ले रहा है। पहले ही जय उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, पर अब जब उसे पता चल गया था कि उसने ही उसके सर्टिफिकेट को जलाया था, अब तो वो और भी उससे नफरत करता होगा। वो जानती थी जय अब घर पर उसे हमेशा परेशान करेगा। बस एक बार रायजादा फैमिली के लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाए, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तब मेरा औधा इस घर में नियति से भी ऊपर होगा। भले ही नियति के पास कुछ बिजनेस है पर रायजादा फैमिली दुनिया की टॉप पर है। नियति कैसे रायजादा फैमिली के सामने टिक सकती है? वो वहां से गार्डन की तरफ चली गई। नेहा भी उसके पीछे पीछे गार्डन की तरफ चली गई। उन्हें जाते देख जय संतुष्ट हो गया और मन ही मन बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें प्रिंसेस बनने का रूही। अगर मैंने तुम्हें इस घर की नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी जय नहीं है। तभी सीखा जी हिम्मत करके बोली, जय बेटा मुझे पता है तुम हम सब पर गुस्सा हो, पर क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? एक चांस दे सकते हो? रूही और हम सबने भी बहुत बड़ी गलती किया है। रूही और हम लोगों की वजह से तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, पर अब तो तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। हम सब तुम्हारी कंपटीशन देखने और तुम्हें सपोर्ट करने आएंगे। सरिता जी भी बोली, हाँ बेटा प्लीज हमें माफ कर दो, ये सब जो भी हुआ बहुत गलत था। हमें बाद में बहुत पछतावा हुआ पर सर्टिफिकेट जल चुका था। जब तुम सर्टिफिकेट मांग रहे थे हम जरूर वापस कर देते अगर होता तो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। हम सब सच दिल से तुम्हें चीयर अप करने आएंगे। सरिता जी की बात सुनकर जय हंसने लगा और बोला, आप किसी और को ये सुनाएं। अब भी आपको सच में आपकी गलती नजर नहीं आ रही है? मुझे अच्छे से पता है रूही ने ये जानबूझकर किया था ताकि मैं कंपटीशन में ना जा सकूं, और आप सब दोषी हैं। आप सब उसके साथ थे और मेरे ऊपर से बैन मेरी बहन ने हटवाया है। अगर आपको इतना ही पछतावा होता तो आप खुद बैन हटवाने की कोशिश करते। ये अपॉर्चुनिटी मेरी बहन ने मुझे दिया है, मैं फिर से पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। आप सबको मुझे सपोर्ट करने चीयर अप करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन मेरी लीडर सिस्टर मेरे साथ आने वाली है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। वैसे ऐ भी लोग हैं जो मेरे आपने हैं वो भी आएंगे। हाँ हम दोनों और प्रमुख भाई अरहान और अरमान भी आएंगे, आदित्य बोला। तो जय ने सिर हिला दिया और घरवालों को देखकर बोला, आप बस अपनी घटिया गुड फॉर नथिंग बेटी रूही को घर के काम में सपोर्ट कीजिए ताकि वो गार्डनिंग और पोछा लगाना अच्छे से सीख जाए, यही सबसे अच्छा होगा। इतना कहकर जय वहां से रूम में चला गया। आकाश और आदित्य भी चले गए, बाकी सब वहीं बैठे रह गए। सरिता जी समझ गई थी उनका बेटा अब उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है।
2 दिन बाद इस वक्त नियति अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी फोन बजने लगा। नियति ने प्रशांत जी के नेम देखा और फोन उठा लिया। बात करते करते नियति की भाव और भी गंभीर होता जा रहा था। प्रशांत जी की गहरी निराश से भरा आवाज आई, मैंने उससे कहा था कि उसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भेजना चाहता था बच्ची, मुझे पता था तुम आराम में इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो, पर वो नहीं चाहता था कि तुम ब्रिटेन जाओ और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए। लास्ट मोमेंट पर उसने खुद ही मेरे टीम के साथ जाना डिसाइड किया। वो किंग और उसके भाई के साथ बात करके नेगोशिएट करना चाहता था। जगमोहन चाहता था जब तक इंडियन सिटीजन वहां से निकल ना जाए तब तक वो वार को 1-2 दिन के लिए रोक कर रखे। पर जब वो जाने वाले थे पता नहीं किसने अटैक कर दिया। हो सकता है वो वहां के हमारे छुपे हुए दुश्मन हो जिन्हें हमने मार दिया था, या फिर वो लोग किंग के छोटे भाई की तरफ से भी हो सकते हैं। वो चाहते थे इंडियन गवर्नमेंट गद्दी जितने में उनकी मदद करे, पर हमारी तरफ से उन्हें मना कर दिया गया था, हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे। शायद वो लोग इस वक्त जो उथल पुथल चल रहा है इसे बीच में रख के हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जगमोहन और हमारा सबसे काबिल कमांडर पहली बार घायल हुआ है। कौन? चीफ कमांडर हिडेन ड्रैगन, जिनकी आप हमेशा तारीफ करते नहीं थकते हैं, नियति ने मजाक में पूछा। तो प्रशांत जी स्माइल करके बोले, और कौन? वो तो मेरे लिए मेरा गर्व है। हिडेन ड्रैगन नाम तो उसे टीम मेंबर ने दे दिया है, क्योंकि उसका असली नाम मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता है। वो हमारी टीम की रीढ़ है। हाँ मुझे पता है, नियति बोली। उसे पता था हिडेन ड्रैगन बहुत पावरफुल है, शायद उसके जितना ही। वो कब कहाँ कैसे वार करता है दुश्मन को पता भी नहीं चलता है, और दुश्मन मर जाता है। उस इंसान ने भी उसकी ही तरह आज तक जितने भी मिशन लिया है कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। आज शायद पहली बार हिडेन ड्रैगन घायल हुआ है। हाँ, पर वो जगमोहन और बाकी टीम मेंबर को बचाते हुए घायल हुआ है बच्ची, वरना किसी की इतनी औकात नहीं है जो वो मेरे उस ड्रैगन को छू भी सके। इसलिए तो मैं हमेशा चाहता था कि तुम उससे शादी कर लो। बस कीजिए छोटे दादाजी, मुझे पता है आप बस दादाजी को जलाना चाहते हो। फिर वो गंभीर होकर बोली, मैं ब्रिटेन जा रही हूँ। जगमोहन जाते वक्त कह कर गया था कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वहां ना भेजूं। बच्ची, तुम्हें पता है ना वहां तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, और वार की वजह से सब एक्टिव है। वो सब देश से बाहर भागना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारे ऊपर अटैक करने का ये सही मौका होगा। जैसे ही वो एजेंट यति नाम सुनेंगे वो बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर देंगे। प्रशांत जी चिंता करते हुए बोले, और वो बूढ़ा ठीक होकर आते ही वो मुझ पर चढ़ जाएगा। पर अगर एजेंट यति के साथ डॉक्टर दिशा भी जाए तो क्या होगा छोटे दादाजी? नियति शांत भाव से बोली। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी हैरान हो गए। बच्ची, क्या तुम अपनी डॉक्टर दिशा की आइडेंटिटी के साथ अपनी दूसरी आइडेंटिटी एजेंट नियति को प्रोटेक्ट करना चाहती हो? उनकी बात सुन मार नियति हल्का मुस्कुराकर बोली, आपने बिल्कुल सही सोचा है छोटे दादाजी। बस आपको ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना है कि डॉक्टर दिशा एजेंट यति के साथ ब्रिटेन जा रही है, लोगों की जान बचाने। अब प्रशांत जी सब समझ गए कि नियति क्या चाहती है। डॉक्टर दिशा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड था, और लगभग दुनिया के हर देश डॉक्टर दिशा को किसी अनमोल खजाने की तरह ही मानते थे। और अगर डॉक्टर दिशा गई तो गवर्नमेंट के साथ साथ बड़े बड़े गैंग जो छुपे हुए हैं उनकी नज़र भी डॉक्टर दिशा पर होगी। गवर्नमेंट डॉक्टर दिशा को खरोच भी नहीं आने देगी, खास करके ब्रिटेन की न्यायालय, क्योंकि अगर उनके ही देश में डॉक्टर दिशा को कुछ हो गया तो वार तो बाद में होगा, पर बाकी सभी देश उन पर उससे पहले ही टूट पड़ेंगे। कोई भी देश डॉक्टर दिशा को खोने की जोखिम नहीं उठाना चाहता है। एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेगा, दूसरा डॉक्टर दिशा ने कई सारे बड़े बड़े लोगों का ट्रीटमेंट किया था, और उस टाइम उनका टीम और सिटीजन नियति के साथ आराम से वहां से निकल सकते हैं। उन्हें कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ठीक है मेरी प्यारी पोती, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ, हम दोनों कार में ही बात कर लेंगे। मुझे डाउट है टीम में कोई गद्दार जरूर है, वरना हमारी टीम के लौटने का टाइम उन्हें कैसे पता चलता, और वो ठीक उसी वक्त उन्हें रोकने के लिए कैसे अटैक करते। नियति कुछ बोलती उससे पहले ही उसे कार स्टार्ट होने की साउंड सुनाई दिया। मैं आकर बात करता हूँ। उसके बाद फोन कट गया। न्यायाज हैरानी से फोन को देख रही थी। क्या उसने अभी यहाँ आने को कहा?
वो जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। उसने जल्दी से आपने कुछ ड्रेस लिए, लैपटॉप, पेन ड्राइव और कुछ मेडिसिन जो वहाँ काम आने वाला था। उसने देखा ये मेडिसिन बहुत कम था जो उसने अपने पास यहाँ रखा था, बाकी सब उसके बेस में था, और सर्जरी के लिए भी सब कुछ वो आपने विला में भी रखती थी। उसने जल्दी से आपने एक गार्ड को कॉल किया और सारे मेडिसिन का नाम बता दिया जो बेस से भेजा जाने वाला था। वहाँ उसके रिसर्च टीम था, वो मेडिसिन भेज देते। नियति ने अपने हाथ में ग्लोव और फेस मास्क पहन लिया। जब वो तैयार होकर नीचे आई तभी प्रशांत जी भी अंदर आए। उनके साथ 2 कमांडो ऑफिसर थे जो उनके लिए बहुत लॉयल थे। वो हिडन ड्रैगन के लिए काम करते थे, इसलिए वो भी नियति के साथ जाने वाले थे। वहीं घरवाले सब हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। प्रशांत जी सीधा नियति के पास आए और उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा है बच्ची। 3 महीने पहले ही तो हम मिले थे ना छोटे दादाजी। नियति अजीब तरह से उन्हें देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी को खांसी आ गई है। उनकी इस पोती को बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं है। क्या तुम्हें मेरी कदर भी है? 2 महीने 90 डेज होते हैं, तुम्हें पता भी है। तुम्हें तो बस उस जगमोहन से बात करना है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था जिन्हें वो पोता बनाना चाहते हैं वो भी इतना ठंडा है, और उनकी पोती भी उसके साथ ठंडी बिहेव करती है। तभी विश्वनाथ जी आगे आकर बोले, ये कौन है प्रिंसेस? उनकी बात सुनकर प्रशांत जी मुस्कुराते हुए बोले, तो आप नियति की दादाजी होंगे ही ना? विश्वनाथ जी ने हाँ में सिर हिला दिया तो प्रशांत जी बोले, मुझे आपसे जलन हो रही है। जरूर आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो आपको नियति जैसी पोती मिली है। वैसे भाग्य तो मेरा भी अच्छा है, नियति मुझे भी दादाजी कहती है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? विश्वनाथ जी ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। वो प्रशांत जी और नियति तीनों रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर आए, पर इस वक्त विश्वनाथ जी का चेहरा बहुत गंभीर था। वो सबके पास आ गए तो नियति दादी माँ और जय आकाश, आदित्य और बुआ जी की फैमिली की तरफ देखकर बोली, मुझे कुछ काम है, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो लिटिल सिस्टर? जय ने जल्दी से खड़ा होकर पूछा। हाँ बच्चा, कहाँ जा रही हो? वो भी इस वक्त दादी माँ भी बेचैन होकर बोली। नियति सिर हिलाकर बोली, बस थोड़ा काम में 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। प्रशांत जी और बाकी दोनों कमांडो के साथ नियति बाहर चली गई। बाकी सब बस हैरानी से देखते रह गए। किसी को नहीं पता था कि नियति कहाँ जा रही है। दादी माँ चिंता से बोली, आपने उनसे क्या बात किया? मेरी बच्ची उनके साथ कहाँ जा रही है? हाँ दादाजी, वो दोनों तो कमांडो की तरह लग रहे थे। मैंने ये यूनिफॉर्म अपनी ट्रेनिंग के वक्त इंडियन कमांडो को पहनते देखा था, अपनी स्कूल ट्रेनिंग के वक्त। जय ने भी पूछा। बाकी सब भी उनकी तरफ ही देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि नियति कहाँ गई है और कमांडो के लोग उसे खुद लेने के लिए क्यों आई थी। दादाजी गहरी सांस लेकर पार्वती जी को देखकर बोले, वो नियति को ब्रिटेन लेकर गए हैं, वहाँ वार में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है और उन सबको सिर्फ हमारी बच्ची ही बचा सकती है। क्या? सबके मुंह से एक साथ निकला, क्योंकि सबको पता था कि ब्रिटेन में कितनी भयंकर वार चल रही है इस वक्त। वहां किसी का भी जाना सेफ नहीं है। लोग पता नहीं कितने मर रहे होंगे या फिर घायल होंगे। आप ये क्या कह रहे हो जी? वो हमारी बच्ची को वहां क्यों लेकर गए हैं? अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो? दादी माँ चिंता से बोली। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्होंने जगजीत जी से वादा नहीं किया था कि वो हमारी प्रिंसेस की जान को खतरे में नहीं डालेंगे? उनकी बात सुनकर विश्वनाथ जी भी चिंता से बोले, क्या हमारी बच्ची किसी की बात पहले सुनती थी? वैसे भी इस बार वो लोगों को बचाने गई है डॉक्टर बनकर। हम उसे उसकी ड्यूटी निभाने से नहीं रोक सकते। तभी जय चिढ़ते हुए बोला, दादाजी क्या आप साफ साफ कहेंगे कि वो लोग लिटिल सिस्टर को इतनी खतरनाक वार में क्यों लेकर गए हैं? क्या उनकी टीम में डॉक्टर नहीं है जो उन्हें मेरी प्रिंसेस की मदद लेनी पड़ रही है? हाँ दादाजी, इस वजह वहाँ सिचुएशन कितनी खतरनाक है आपको पता है ना, फिर आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आकाश भी परेशान होकर बोला। एक ही तो बहन सालों बाद उसे मिली थी, अभी तो उसने उसे राखी बांधा था, वो अपनी बहन के साथ ठीक से वक्त भी नहीं बीता पाया था। बाकी सब भी विश्वनाथ जी का जवाब जानना चाहते थे। विपुल जी और सीखा जी का दिल भी आज बहुत बेचैन हो रहा था। दोनों को भी बहुत डर लग रहा था नियति के लिए। वो चाहते थे नियति सेफ रहे, भले ही वो उनसे नफरत करती रहे। दादाजी गहरी सांस लेकर बोले,
क्योंकि नियति के सिवा कोई डॉक्टर ट्रिकी केस को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि नियति ही दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर दिशा। इस वक्त उनकी टीम की चीफ को सिर्फ दिशा ही बचा सकती है, तो नियति कैसे नहीं जाती। उन्होंने नियति को पोती जो बनाया है। दादाजी की बात सुनकर तो सब देसे फिर से सदमे में थे। क्या नियति ही डॉक्टर दिशा है? इतनी बड़ी आइडेंटिटी, सबको शक लगा था। ये सच सबके सिर पर किसी पहाड़ की तरह गिरा था। विपुल जी आज चाहकर भी अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाए। आपने क्या कहा पापा? क्या आपने सच कहा? नियति ही डॉक्टर दिशा है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसे कोई ढूंढ नहीं पाया है अभी तक। करोड़ों रुपए देने के बाद भी डॉक्टर दिशा से मिलना मुश्किल होता है। क्या सच में वो दिशा नियति ही है? उनकी जुबान लड़खड़ा रहे थे। उन्हें खुद की ही पूछे सवाल पर भरोसा नहीं था। दादाजी बिना भाव के बोले, हाँ मेरी पोती, अगर डॉक्टर दिशा ना होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा कैसे बचता? क्या तुम्हें लगता है कोई और मेरी सर्जरी कर सकता था? क्या आप सच कह रहे हैं पापा? नियति इतनी बड़ी डॉक्टर है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सीखा जी हैरानी से बोली। तो दादी माँ भड़कते हुए बोली, तुम्हें क्यों बताते हम? तुम सबको मेरी बच्ची के बारे में जानने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने तुम सबको नहीं बताया। फिर हंसते हुए बोली, ऐसे में बता दूं, नियति ने ही अपने नाना जी की हार्ट सर्जरी भी किया था। नियति की वजह से ही वो आज जिंदा है, और तभी उन्हें पता चला था कि नियति ही उनकी नातिन है। उनकी बात सुनकर सीखा जी की आंखें लाल हो गई। विपुल जी को प्राउड भी फील हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है, पर जो उन्होंने किया था वो कभी नहीं बता सकते थे कि उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है। सीखा जी को भी ऐसा ही फील हो रहा था। दोनों के ही दिल में इस वक्त हजारों बातें घूम रही थी। वहीं रूही और नेहा को इस वक्त और भी ज्यादा जलन हो रहा था। अमृत और अर्जित पूरी तरह से हैरान थे। वहीं जय, आकाश और आदित्य खुश भी थे और प्राउड भी फील कर रहे थे कि उनकी बहन दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। पर उन्हें उसके लिए चिंता भी हो रही थी, वो उस वार में जो गई थी। बुआ जी, ब्रिजेश जी भी हैरान थे। सब जानते थे कि डॉक्टर दिशा कितनी बड़ी शख्सियत हैं। अफवाह थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर दिशा को हमेशा प्रोटेक्ट करती है और उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, और हर एक देश की गवर्नमेंट डॉक्टर दिशा के लिए अपनी रूल भी चेंज करने को तैयार है। अगर वो उनकी देश में थोड़े दिन के लिए सेशन भी दे तो भी गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करने पर अपनी सारी सिक्योरिटी लगा देता है। अगर उन्हें खरोच भी आ गई तो बड़े बड़े देश उनके लिए स्टैंड लेते हैं। आज तक वो सब भी एक बार उस मिस्ट्रियस और पावरफुल डॉक्टर दिशा से मिलना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था वो मिस्ट्रियस पावरफुल डॉक्टर दिशा तो हमेशा से उनकी आंखों के सामने ही थी। पर रूही को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो मासूम बनते हुए बोली, पर दादाजी ऐसा कैसे हो सकता है? नियति तो इंटरनेशनल रेसर निया है और वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ऑनर और म्यूजिक डायरेक्टर भी, और उसकी लेमीज ब्रांड भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और वो सबसे बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी है। उसकी लॉ फर्म भी है। इन सब को हासिल करने के लिए सालों की प्रैक्टिस और स्किल चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर दिशा भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी 18 की ही होने वाली है, इतनी सारी स्किल उसे कैसे आती है? I mean, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? उसकी बात सुनकर जय मुंह बनाते हुए गुस्से से बोला, क्या तुम कह रही हो दादाजी और बाकी इंडियन कमांडो की टीम के लोग भी झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी लिटिल सिस्टर भी तुम्हारी तरह बेकार होती? देसी तुम हो, बस आपने बाप के पैसों पर ऐश करना, और आपने इस गटर जैसी मुंह से कचरा उगलने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं आता। देसी तुम दूसरों की मेहनत को बर्बाद करने में लगी रहती हो। क्या तुम चाहती थी मेरी बहन भी वैसी ही हो? मेरी बहन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो एक साथ कितनी भी काम कर सकती है, उससे तुम्हें क्या? जय की बात सुनकर रूही का फेस काला पड़ गया। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। दादाजी भी सख्त भाव से बोले, तुम्हें मेरी बच्ची पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचो, मेरी पोती के मैटर में अपना दिमाग मत घुसाओ। इतना कहकर दादाजी गुस्से से वहां से उठकर चले गए। वो ऑलरेडी थोड़े गुस्से में थे, नियति के लिए वो चिंता में डूबे हुए थे। वही दादी माँ भी वहां से चली गई। वही बाकी सब तो अब भी ये भूल नहीं पा रहे थे कि नियति की हैसियत कितनी बड़ी है। सब अपने रूम में चले गए। वही तीनों भाई बैठकर ब्रिटेन की वार की न्यूज देखने लगे। उन्हें नियति की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो हर एक अपडेट देखना चाहते थे।
वहीं नियति ब्रिटेन पहुंच गई थी, इसलिए इस वक्त किंग और उसके छोटे भाई ने वार रोक दिया था, क्योंकि उन्हें भी न्यूज मिल चुकी थी कि एजेंट यति के साथ डॉक्टर दिशा ब्रिटेन आए हैं इंडियन स्पेशल फोर्स में किसी को बचाने के लिए, और उसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की Z+ सिक्योरिटी भी उसके साथ थी। और उस वक्त बाकी देश की गवर्नमेंट, खास करके इंडियन गवर्नमेंट की नज़रें ब्रिटेन पर थी। अगर इस वक्त उन्होंने वार किया और इसमें गलती से डॉक्टर दिशा को कुछ हो गया, तो बाकी सब देश भी उनसे रिश्ता तोड़ देंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कहर जो उन पर बरसेगा वो अलग। नियति सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच गई जहां इंडियन गवर्नमेंट कमांडो और स्पेशल फोर्स के लोग रुके हुए थे। वो बिल्कुल आर्मी बेस कैंप की तरह बना हुआ था और पास के घर में मेडिकल कैंप बना हुआ था, जो इंडियन टीम के साथ लोगों की मदद करने के लिए आए थे। नियति पहले जगमोहन जी से मिलने गई। जगमोहन जी को एक बुलेट लगी थी, वो अभी भी बेहोश थे। नियति ने जल्दी से उनका ट्रीटमेंट किया। आधे घंटे बाद वो फ्री हुई और प्रशांत जी के साथ उस हिडन ड्रैगन कमांडो से मिलने चली गई। उसे उसका भी ट्रीटमेंट करना था। प्रशांत जी अधीर हो रहे थे। नियति जैसे ही रूम में एंटर हुई, सारे कमांडो और स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स ने उसे सैल्यूट किया। वहीं कुछ डॉक्टर जो अंदर थे उन सब ने भी नियति को ग्रिट किया। नियति ने बस एक डॉक्टर को अपने पास रहने को बोलकर बाकी सबको बाकी घायल लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया। नियति ने बस सिर हिला दिया और आगे चली गई। नियति ने जैसे ही बेड पर सोए इंसान को देखा, उसका दिल जैसे जोरों से धड़कने लगा। उस इंसान की आंखें अभी भी खुली हुई थी। शायद पहले डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से वो होश में था, या खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पर अभी भी मास्क था, फिर भी उसकी ब्राउन सुनहरी आंखें देखकर ही नियति पहचान गई कि ये प्रखर है। वो जल्दी से बेड के पास चली गई। उसकी दिल पता नहीं क्यों पर बेचैन हो उठा। वही प्रखर जो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से कमजोर था और खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सामने नियति को देखा। फेस पर मास्क होते हुए भी वो नियति को अध खुली आंखों से भी पहचान गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। नियति बैग के पास बैठ गई और प्रखर के कान के पास जाकर धीरे से बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा, जब तक तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं कर देते, जब तक मैं अपना स्कोर सेटल ना करूं, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्रखर ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से खून निकल गया। ये देखकर नियति की भौहें सिकुड़ गई। चोट तो बाहर लगी थी ना, तो मुंह से खून क्यों आ रहा है? नियति ने जल्दी से उसे एनेस्थीसिया दिया ताकि उसकी इंटरनल इंजरी की जांच कर सके। नियति को देखते देखते प्रखर की आंखें बंद हो गई। प्रखर ने लास्ट मोमेंट पर नियति की हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कहीं नहीं जाने देना चाहता हो। नियति ने उसकी हाथ को देखा और उसकी होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। उसने जल्दी से प्रखर को चेक किया। प्रशांत जी जो थोड़ी दूरी पर किसी से बात कर रहे थे, वो उनके पास आ गए और नियति से चिंता से पूछा, क्या हुआ, मेरा शेर ठीक तो है ना? तुम उसकी सर्जरी तो कर सकती हो ना? अब उनकी होप सिर्फ नियति पर ही था, क्योंकि बाकी डॉक्टर तो सर्जरी करने से डर रहे थे, क्योंकि एक गोली प्रखर के दिल के पास लगी थी, जिसे निकालना बहुत रिस्की था। ऊपर से इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और प्रखर की बॉडी कुछ अलग तरह रिएक्ट कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रखर को इंटरनल इंजरी कहाँ पर हुआ है। नियति ने सिर हिला दिया और बोली, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने राहत की सांस लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि नियति कभी कुछ भी झूठ या गलत नहीं कहती थी। अगर वो पेशेंट को बचा नहीं सकती तो वो सामने कोई भी हो डायरेक्ट कह देती थी। जल्दी से प्रशांत जी ने बाकी सभी ऑफिसर्स को रूम से बाहर निकाल दिया। नियति और 2 डॉक्टर ही अंदर थे। सर्जरी की तैयारी हो चुकी थी। दोनों डॉक्टर बस नियति की हेल्प कर रहे थे। नियति आराम से प्रखर की सर्जरी कर रही थी। वो यहाँ एक भी गलती नहीं कर सकती थी। वो जानती थी प्रखर की DNA और खून की वजह से इसकी मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, जबकि उसे इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। नियति ने जल्दी से सर्जरी करना शुरू कर दिया था। उसने उसकी हॉट के पास से गोली को निकाला। अभी प्रखर के लिए ब्लड लॉस बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भले ही गोली निकल जाए और ब्लड नहीं रुका रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। वो डॉक्टर उसे बस हेल्प कर रहे थे। डॉक्टर दिशा को इतनी स्मूथली सब कुछ करता देख वो हैरान थे।
क्यों इस सर्जरी में बहुत रिस्क था, खास करके वो तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ी देर में सर्जरी खत्म हो गई थी। अब बाकी गोली जो उसके हाथ में और एक दूसरे कंधे पर लगी थी, उसे भले ही निकाल दिया गया था, अभी भी स्टिचिंग के बाद थोड़ा खून आ रहा था। इसी वजह से सारे डॉक्टर परेशान थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि स्टिचिंग के बाद भी थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता रहे, पर भाई जानती थी प्रखर के लिए ये नॉर्मल है। उसकी बॉडी में एक नहीं बल्कि 3 टाइप के ब्लड थे, और जब भी कहीं पर ज़्यादा कट लगता था तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता था। उसने इसलिए रिसर्च करके एक मेडिसिन बनाया था। उसने जल्दी से अपने बैग ढूंढा और उसमें से बॉक्स को निकाला। अच्छा हुआ जो ये उसकी रिसर्च टीम ने बैग में रख दिया था। उसने प्रखर को देखा जो पूरी तरह से बेहोश था। उसने दोनों डॉक्टर को बाहर जाने के लिए बोला। ये मेडिसिन उसने अभी तक सीरम फॉर्म में नहीं बनाया था, वरना वो उसे इंजेक्ट कर देती। ये मेडिसिन पूरी तरह से आयुर्वेदिक था, जो 100 से ज़्यादा जड़ी बूटियों से बनाया गया था। उसने खुद बनाया था। कुछ दिन में वो इसका सीरम और एंटीडोट बनाने वाली थी, पर अभी तो उसे इसे ही घोलकर प्रखर को पिलाना होगा। इसलिए उसने दोनों डॉक्टर को बाहर भेज दिया और डोर क्लोज कर दिया। नियति प्रखर के पास आई और उसने उसके फेस से मास्क को उतार दिया। प्रखर का मास्क भी खून से भीगा हुआ था। उसने प्रखर के चेहरे को ध्यान से देखा। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी प्रखर का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिसे देखकर लाखों लड़कियां उसके पीछे पागल हो सकती थी। उसकी ग्रीक गॉड पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं आई थी, बस उसका होंठ ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से थोड़ा ड्राई हो गया था। नियति ने जल्दी से मेडिसिन को थोड़े गुनगुने पानी में घोल दिया और प्रखर के मुंह खोलकर उसे पिलाने की कोशिश करने लगी। ये दवाई बहुत कड़वी लगेगी, इसलिए उसने थोड़ा ही डाला था। प्रखर ने अपना मुंह फिर से बंद कर दिया। नियति गुस्से से बोली, ये आदमी होश में नहीं है, फिर भी देखो कैसे नखरे दिखा रहा है। प्रखर तो अब मुंह ही नहीं खोल रहा था, शायद उसे मेडिसिन का टेस्ट बहुत बुरा लगा था। नियति नीचे झुकी और प्रखर की होंठों पर आपने होंठ रख दिया। बेहोशी में भी प्रखर नियति की होंठ का टेस्ट पाकर उसे चूसने लगा। नियति जल्दी से पीछे हटी और एक स्पून भरकर मेडिसिन उसके मुंह में डाल दिया। प्रखर ने मेडिसिन को पी लिया, पर उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे पता नहीं कौन सी गंदी चीज पी लिया हो। अगर वो होश में होता तो शायद वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। नियति ने ऐसे ही 2 बार और उसे किस किया और सारा मेडिसिन उसे पिला दिया। नियति ने प्रखर को देखा और बोली, ये इंसान तो इतना तानाशाह था, और अब देखो कैसे किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। नियति ने अपने बैग से एक और मास्क निकाला और प्रखर को पहना दिया और बाहर चली गई। अभी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये जानकर भी कि इंडियन कमांडो टीम और स्पेशल फोर्स दोनों टीम यहाँ है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की? क्या वो उसकी लिमिट को चैलेंज कर रहे हैं? और इसमें प्रखर और जगमोहन जी के साथ साथ और भी कितने लोग घायल हो गए थे। जैसे ही वो बाहर आए, प्रशांत जी उसके पास चले गए और जल्दी से पूछा, कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है। क्या आपको डॉक्टर ने नहीं बताया? हाँ, पर मैं तुमसे सुनना चाहता था, प्रशांत जी ने कहा। अभी तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो बच्ची? प्रशांत जी ने पूछा। कुछ नहीं, अब जबकि वो हमारे पेशेंस की टेस्ट ले रहे थे, मुझे भी देखना है कि उनके अंदर कितना पेशेंस है। जितने घायल लोग हैं टीम से कहिए वो उन सबको ट्रीट करे, चाहे वो इंडियन हो या फिर ब्रिटेन के घायल लोग। मुझे भी देखना है वो कब तक वार रोक सकते हैं। और एक बार उन्होंने मेरे यहाँ होते फिर से वार स्टार्ट किया तो मुझे आसान हो जाएगा उनके खिलाफ जाने में। हमारे लोगों को सेफली निकालना है। अभी जो अलग अलग सिटी में लोगों को वापस लेने गए थे, उन्हें भी आराम से टाइम लेकर घूम फिर कर खा पी कर आने के लिए बोलिए। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने सिर हिला दिया। अब जब किंग और उसके भाई ने इस डेविल को भड़काया है, इसके लिए तो उन्हें भुगतना ही था। क्या जरूरत थी उन्हें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की? वो तो इंडिया के लोगों को यहाँ से लेकर आराम से वापस चले जाते। अब जब उन्होंने इस टैडी लड़की के भड़काया है तो भुगते उन्हें क्या? किंग का छोटे भाई तो बस इंडिया के लोगों का जाने का इंतजार कर रहा था। अगर उसे पता होता कि उसके जल्दी अटैक करने से डॉक्टर दिशा यहाँ ब्रिटेन किसी को बचाने आ जाएगी, तो वो कभी भी पहले वार स्टार्ट नहीं करता। वो इंडिया के लोगों के जाने का इंतजार करता। अब तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। वो ना अटैक कर सकता था, ना ही डॉक्टर दिशा को रोकने के लिए कुछ कर सकता था।
वही शेखावत मैंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे और टीवी में न्यूज देख रहे थे। दादाजी और दादी माँ ही देखना चाहते थे, इसलिए बाकी सब भी बैठकर देख रहे थे। टीवी में ब्रिटेन का वार दिखाया जा रहा था, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इस वक्त ये वार लगभग बाकी सारे देश में भी दिखाया जा रहा था। अभी वार बंद था, जैसे ही डॉक्टर दिशा पहुंची, कैमरा ने जल्दी से उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। उनके पीछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की Z+ सिक्योरिटी भी था। नियति को देखकर घरवाले सब उसे पहचान गए। दादी माँ ने दादाजी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बच्ची, वहाँ वो ठीक तो रहेगी ना? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। दादाजी उनकी हाथ को सहलाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची को भला क्या हो सकता है? अगर वो वहाँ 1 महीने भी रुकेगी तो 1 महीने तक ये वार को खुद बंद कर सकती है। क्या तुम भूल रही हो हमारी बच्ची है कौन और उसके पास कितनी पावर है? कौशल्या जी भी बोली, हाँ भाभी, हमारी बच्ची के साथ पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। कोई भी देश उनके खिलाफ तब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुद को पूरी तरह से बर्बाद न करना चाहे। जय, आकाश और आदित्य ने भी दादी माँ को अच्छे से समझा दिया। वही रूही मन ही मन जलन और नफरत से भर गई थी और मन ही मन बोली, अगर ये नियति वही मर जाए तो बहुत अच्छा होगा। नेहा भी रूही की तरह ही सोचती थी, दोनों की कॉमन दुश्मन जो थी नियति। वही अमृत और अर्जित के इमोशन इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। वो टीवी में अपनी उस बहन को देख रहा थे जिसे दोनों ने पहले बहन ही नहीं माना था। आज लोग उसे किसी भगवान की तरह पूजते हैं। उसे आज लाखों लोग आशीर्वाद दे रहे थे, खास करके ब्रिटेन के आम लोग। रिपोर्टर उन सबकी इंटरव्यू भी ले रहे थे जो सेल्टर में थे। इस वार में वही पीस रहे थे जबकि उनका इसमें कोई मतलब नहीं था। वो सब इस वक्त डॉक्टर दिशा को किसी भगवान की तरह मान रहे थे, जिसके आने की वजह से वार रुक गया और उनके बच्चे और बाकी घरवाले कुछ दिन के लिए सेफ हो गए। विपुल जी और सीखा जी की आंखों में भी आंसू था। वो अपनी उस बेटी को देख रहे थे जिन पर पूरा देश प्राउड कर रहा था। इस बेटी को उन्होंने कभी नहीं अपनाया और आज उनकी वही बेटी उस जगह थी जहां से वो बस उसे देख सकते थे पर उसके पास नहीं जा सकते थे। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर थी जिसके आगे पूरा देश भी झुकने पर मजबूर हो गया था। उन्हें आज बहुत प्राउड फील हो रहा था, वही खुद पर शर्म भी हो रहा था। उन्होंने खुद ही अपनी इस बेटी को खुद से दूर किया था। टीवी में थोड़ी देर में फिर से नियति को दिखाया जा रहा था जो बाहर आ गई थी और इस वक्त बाहर लोगों को बचाने में और उन्हें ट्रीट करने में बाकी डॉक्टर्स की मदद कर रही थी। उसे देखकर इस वक्त सबको प्राउड फील हो रहा था, सिर्फ रूही और नेहा को छोड़कर, क्योंकि नियति को इतना ज़्यादा अटेंशन मिलना देख उन दोनों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आदित्य हंसते हुए बोला, हमारी प्रिंसेस कितनी अच्छी और प्यारी है, और कुल भी देखो कैसे उसने ब्रिटेन को एक ही दिन में पूरी तरह से शांत करवा दिया। हाँ, आखिरकार वो हमारी बहन है, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। देखो, उससे तो सारे देश भी डरती हैं और WHO भी प्रिंसेस की प्रोटेक्शन को लेकर कोई चांस नहीं लेता। जय भी प्राउडली बोला, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो सच में हर एक फील्ड में एक्सीलेंट है। पता नहीं उसमें और क्या क्या स्किल छुपा है। मुझे लगता है हमें बेशकीमती खजाना मिल गया है। हमें अपनी प्रिंसेस को संभाल कर रखना चाहिए। आकाश भी इस बार घमंड से बोला। तभी जय विपुल जी, सीखा जी और बाकी सब का मजाक उड़ाते हुए बोला, कुछ लोगों को खजाना नहीं कचरा पसंद आता है, इसलिए वो खजाने को छोड़कर कचरे को सिर पर बैठा कर रखते हैं। सब समझ रहे थे जय किसको पॉइंट करके ये सब कह रहा है, पर कोई कुछ नहीं बोला। वो जय से इस वाक्य झगड़ा नहीं करना चाहते थे। रूही को भी समझ में आ रहा था कि जय उसे कचरा और नियति को खजाना कह रहा है। अंदर से वो गुस्से से भर गई थी। उसने गुस्से से मुठिया कस लिया। बस मेरी बच्ची सही सलामत वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो आ जाएगी तो मैं उसके लिए पूजा रखूंगी। दादी माँ अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। तो दादाजी बोले, हाँ वैसे भी उसकी जन्मदिन है कुछ दिन में। हर साल तो तुम मंदिर में उसके लिए पूजा रखती थी, पर इस बार हम यही पूजा रखवाएंगे और भारद्वाज फैमिली को भी इनवाइट करेंगे, तो एक मना नहीं कर पाएगी। दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। वही अपने घरवाले आएंगे सुनकर सीखा जी की आंखों में चमक आ गई। वो इतने सालों बाद उन्हें देखेगी, क्या वो उसे एक बार माफ करेंगे? अगले दिन
ब्रिटेन में नियति अभी अभी कुछ लोगों की ट्रीटमेंट करके वापस आई थी। प्रशांत जी उसके पास आकर बोले, बच्ची मेरे शेर को कल रात से होश आ गया है, वो तुमसे मिलने की बात कर रहा है। नियति ही हाँ में सिर हिला दिया। उसे पता था प्रखर का विल पावर स्ट्रोंग है, कोई और होता तो उसे इतनी जल्दी कभी होश नहीं आता। वो भी प्रखर से बात करना चाहती थी, इसलिए प्रखर के रूम की तरफ चली गई। रूम में इस वक्त कोई नहीं था। प्रखर को अपने पास भीड़ पसंद नहीं था, इसलिए उसने सबको अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही नियति अंदर आए उसने प्रखर को देखा जो बेड से टेक लगाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। जैसे उससे कुछ हुआ ही ना हो, ये कल वाले बच्चे से बिल्कुल अलग लग रहा था। नियति को देखते ही प्रखर ने अपना मास्क उतार दिया। नियति को देखते ही वो पहचान गया था। जब वो बेहोश हो रहा था तब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बनी का हाथ पकड़ रखा है। पहले तो उसे ऐसा लगा जैसे वो मरने वाला है, इसलिए उसे ये सब दिखाई दे रहा है। पर नियति की छुअन, उसकी खुशबू सब झूठ नहीं था। जब वो उठा तो उसे अपने बॉडी से भी नियति की ही खुशबू आ रही थी। नियति को देखते ही उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। नियति जैसे ही उसके पास पहुंची प्रखर ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और नियति की चेहरे से मास्क को उतार दिया। नियति उसे देखकर थोड़े गुस्से से बोली, क्या आप चाहते हो मैंने जिस तरह से आपको बचाया है उसी तरह से फिर से जख्मी कर दूं जो आप मुझे खींच रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आपको चोट लगी है? आपको इस वक्त अपने हाथ पर और बॉडी पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रखर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है बनी? तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हारी मुंह से मैं आपने लिए परवाह है सुनना चाहता हूँ। प्रखर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी बाहों में समेट रखा हो। मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो कियान की परवाह है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो छोटा सा बच्चा क्या करता? आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा काम है बनी। वैसे तुम झूठ बोलते हुए और भी क्यूट लगती हो। मेरा मन कर रहा है अभी के अभी तुम्हें खा जाऊं। जैसे तुम मुझे दवाई खिला रही थी, अभी भी मुझे तुम्हारी होंठों का टेस्ट महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो मेरी बनी ऐसा कभी नहीं करती। नियति ने हैरानी से प्रखर को देखा और मन ही मन बोली, इस आदमी को कैसे पता चला कि वो उसे किस कर रही थी? ये तो बेहोश था ना? उसे इस तरह से चौंकते हुए देखकर प्रखर हंसते हुए बोला, इतना हैरान मत हो बनी। भले ही मैं बेहोश था फिर भी मेरी सेंसेस काम कर रही थी। सर्जरी के बाद से ही मुझे महसूस हो रहा था मेरे आसपास क्या हो रहा है। बस मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। नियति की गाल शर्म से लाल हो गई। वो अपने शर्म को छुपाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोली, वो तो आप दवाई नहीं पी रहे थे इसलिए मुझे आपको किस करना पड़ा, वरना मैं आपको सपने में भी किस नहीं करती। पर मैं तो सोते जागते सपने में हर वक्त तुम्हें किस करना चाहता हूँ मेरी बनी। प्रखर उसकी गाल पर किस और बाइट करके बोला, वैसे मुझे नहीं पता था मेरी बनी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। मेरी बनी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर दिशा है, और स्पेशल फोर्स की सबसे काबिल हैकर और एजेंट यति भी है। नियति ने प्रखर को देखा तो प्रखर उसकी नाक पर अपना नाक रब करते हुए बोला, ज़्यादा मत सोचो बनी, कल रात से मैं होश में था। प्रशांत दादाजी ने बताया कि मुझे डॉक्टर दिशा ने बचाया, तो मैं समझ गया मेरी बनी ही डॉक्टर दिशा है, और बाद में मुझे पता चला डॉक्टर दिशा के साथ साथ तुम सबसे काबिल एजेंट यति भी हो। उसकी बात सुनकर नियति तिरछी स्माइल करते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको एक पॉइजन इंजेक्शन देकर मार सकती हूँ। आपको ये बात पता है ना? फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नियति की बात सुनकर प्रखर ने हैरानी से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बनी को कब धोखा दिया। प्रखर नियति की हाथ को पकड़कर बोला, बनी तुम क्या कह रही हो? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हारी अलावा मैंने किसी भी लड़की को देखा तक नहीं। उसकी बात सुनकर नियति को हंसी आ रही थी, फिर भी उसने गंभीर भाव बनाए रखा और बोली, झूठ। क्या आपकी फैमिली मिस रूही शेखावत के लिए बहुत जल्द रिश्ता लेकर शेखावत फैमिली में नहीं आ रही है? क्या उस घटिया बेवकूफ़ लड़की के लिए रिश्ता? ये तुमसे किसने कह दिया बनी? मेरे घर वाले तो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। प्रखर ने मासूम चेहरा बना लिया था जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए।
मैं नहीं पिघलने वाली आपकी इस झूठ पर मिस्टर रायजादा, नियति सिर हिलाकर बोली। तो प्रखर हंसते हुए बोला, तो क्या करूं मैं आपको मानने के लिए मेरी क्वीन? और पहले तुम ये बताओ, तुम्हें ये बकवास झूठी बातें किसने बताया? रूही शेखावत ने। और किसने? और ये बात तो पूरा शेखावत फैमिली जानता है कि आपकी फैमिली वाले रूही के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये बात आपकी बहन प्राची ने ही कहा है। क्या ये झूठ है? उसकी बात सुनकर प्रखर को प्राची पर गुस्सा आ रहा था। प्राची ने कब और किससे झूठ बोला? मैं अभी कॉल करके उस लड़की से पूछता हूँ। प्रखर गुस्से से बोला तो नियति सिर हिलाकर बोली, शिव मुझे भी सच सुनना है। अगर जो रूही शेखावत ने कहा वो सच है तो मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगी मिस्टर प्रखर रायजादा। आपको भी मेरी पावर का अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर रात आप मेरे साथ सोने आते हो, तो मैं कैसे आपको किसी और से शादी करने दूं? सो आप जो कह रहे हो वही सच हो, वरना। इतना कहकर नियति ने प्रखर के गाल पर बाइट किया। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो जान। इतना कहकर प्रखर ने साइड से फोन लेने की कोशिश की तो नियति ने ही फोन लाकर उसे दे दिया। वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे इस वक्त सच जानना था, क्योंकि वो भी प्रखर की तरफ खींचती जा रही थी। प्रखर ने जल्दी से प्राची को कॉल लगा दिया। वहां शाम का वक्त हो रहा था। प्राची अभी कॉलेज से आई थी। आपने भाई का कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। आज शायद सालों में एक बार उसका भाई उसे अपनी तरफ से कॉल कर रहा था। जैसे ही प्राची ने कॉल रिसीव किया, प्रखर ने शांति से पूछा, प्राची बच्चा, क्या तूने किसी से कहा था कि हमारी फैमिली रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर आने वाली है? आपने भाई की बात सुनकर प्राची कंफ्यूज हो गई। वो अपने भाई की आवाज में थोड़ा गुस्सा महसूस कर पा रही थी और बोली, भाई क्या प्राची मेरी होने वाली भाभी की बड़ी बहन नहीं है? तो मैं किसी से क्यों कहूँगा ये बात कि हम रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं? ओहो, याद आया, कॉलेज में मैं मिस रूही को ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे भाभी की फोटो देखना था और मिस शेखावत की एक दोस्त ने आकर हमसे पूछा था, तो राशि और मैंने बस इतना बताया कि हम उनके घर रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। भाई लगता है उन्होंने कुछ गलत एस्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूं भाई? क्या मैं जाकर कल उन्हें ढूंढकर उनकी गलतफहमी को दूर कर दूं? कहीं भाभी और आपके बीच इस वजह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? प्राची बहुत चिंता कर रही थी और हड़बड़ा कर बोल रही थी। तभी नियति ने प्रखर के हाथ को पकड़कर ना में सिर हिला दिया। प्रखर ने आराम से कहा, क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ भी मत कहना, उन्हें उसी गलतफहमी में रहने दो। इतना कहकर प्रखर ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ प्राची बस फोन को देख रही थी। शायद उसके भाई ने कुछ प्लान किया हो। उसने कंधे उच्च दिया और रूम में चली गई। वहीं प्रखर नियति को हक करके बोला, बनी क्या अब तुम्हारी डाउट खत्म हुआ? हो गया। प्रखर हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे मना क्यों किया उन्हें क्लियर करने से? उसकी बात सुनकर नियति तिरछी स्माइल कर बोली, उन्हें इसी गलतफहमी में रहने दो, यही अच्छा है। नियति को अगर पता होता प्राची वही लड़की जिसने उसे छोटी बहन बना लिया था उस दिन कॉन्सर्ट में, तो शायद वो उसे पूछने को भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था ये कोई गलतफहमी है। तभी प्रशांत जल्दी में अंदर आए। नियति डोर क्लोज करना भूल गई थी। जैसे ही प्रशांत जी अंदर आए, प्रखर और नियति को इतना क्लोज देखकर वो चौंक गए। नियति अभी भी प्रखर के गोद में बैठी हुई थी। वही प्रखर ने उसे पीछे से हक किया हुआ था। ये प्रशांत जी के लिए आज की सबसे बड़ा शौकन बात थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उनका शेर जो इतना रूड और एरोगेंट है कि लड़कियों को देखता भी नहीं है, और उनकी पोती जिसे वो कब से अडॉप्ट करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो इन दोनों की ही शादी करवाना चाहते थे। पर उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही घूम गया हो। प्रखर ने उन्हें शांति से देखा, पर उसका अपनी बनी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। प्रशांत जी हकलाते हुए बोले, तुम दोनों, क्या तुम दोनों साथ हो? मतलब क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? उनकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया और बोली, पता नहीं। तभी प्रखर बोला, ऑफकोर्स मैं सालों से अपनी बनी को पसंद करता हूँ, अब आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर प्रशांत जी गुस्से से पैर पटकते हुए बोले, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं तुम्हें बोल रहा था इससे मिल लो, एक बार शादी कर लो, तब तो तुम बड़ा मना कर रहे थे, अब कह रहे हो सालों से प्यार करते हो।
आपने मुझे कहा था एजेंट यति से शादी कर लो, पर मुझे कहाँ पता था मेरी बनी ही एजेंट यति है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप मुझे फोटो दिखाते तो मैं जरूर कब का आपकी बात मान लेता। वैसे भी आप चीड़ क्यों रहे हो? आप चाहते थे ना हम दोनों शादी कर ले। अब तो बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोले, लड़के अच्छा होगा तुम सच बोलो, तुम जो बोल रहे हो वो बात झूठ ना हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कुछ दिन बाद अपनी बनी की बर्थडे के दिन ही घर वाले रिश्ता लेकर जाने वाले हैं। आप और बाकी सब भी चाहे तो आ सकते हो हमें चीयर अप करने के लिए। प्रखर की बात सुनकर प्रशांत जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस जगमोहन के सामने कैसे घमंड करता हूँ देखो। वाह, अब मेरे शेर की शादी मेरी शेरनी से होगी, पूरा डिपार्टमेंट को मैं मिठाई बांटूंगा और मेरी तरफ से सबको बड़ा सा पार्टी दिया जाएगा। तभी नियति प्रखर के हाथ को छुड़ाकर खड़ी होकर बोली, ज्यादा खुश मत होइए छोटे दादाजी, अगर नाना जी जानेंगे तो वो आपकी खुशी हवा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रशांत जी हड़बड़ा गए। उन्हें जगजीत जी की बात याद थी, जब तक वो खुद लड़के को अप्रूव नहीं कर देते तब तक उनकी नातिन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तुम चिंता मत करो बच्ची, मैं उस बूढ़े जगजीत को मना लूंगा और जगमोहन भी जरूर मेरा साथ देगा। आखिरकार ये तुम दोनों की बात है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बात करो। इतना कहकर वो खुशी से बाहर चले गए। उन्हें ये गुड न्यूज जगमोहन को भी देना था और उनके सामने घमंड भी तो करना था। उन्हें तो ये भी ख्याल नहीं था कि वो इस वक्त ऐसे जगह पर है जहां किसी भी वक्त वार छिड़ सकता था। उनका तो खुशी से नाचने का मन कर रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। प्रखर और जगमोहन जी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गए थे। आज वो इंडिया वापस जा रहे थे। प्रखर और नियति एक साथ फ्लाइट में सीट पर बैठे हुए थे। ये नियति का पर्सनल जेट था और प्रखर भी उसके साथ ही आया था, जबकि उसके पास भी उसका पर्सनल जेट था, पर वो तो नियति के साथ वक्त बिताना चाहता था। नियति अपने लैपटॉप पर कुछ डिजाइन बना रही थी, वहीं प्रखर उसे हग करके उसके कंधे पर सिर रख के बैठा हुआ था और नियति को डिजाइन बनाते हुए देख रहा था। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, बनी क्या तुम मेरे लिए भी एक डिजाइन बना दोगी जो सिर्फ स्पेशली मेरे लिए हो? नियति ने अपने सिर टिल्ट करके उसे देखा और हल्का मजाक करते हुए बोली, मेरी डिजाइन बहुत महंगी होती है मिस्टर रायजादा, क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हो? उसकी आंखों में एक मजाकिया भाव था। उसकी बात सुनकर प्रखर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, अगर मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना है तो भी मैं उसे अफोर्ड कर लूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ बनी। नियति ने हैरानी से प्रखर को देखा, ये आदमी कितनी स्वीट बातें करता है। नियति ने सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मेरे लिए अच्छे से इनकम करो। नियति फिर प्रखर के लिए डिजाइन बनाने लगी। प्रखर उसे चूमते हुए उसकी काम को देख रहा था। कल नियति की बर्थडे था। वो कल नियति को हमेशा के लिए अपना बनाने की प्रपोजल लेकर जाने वाला था। ऐसे तो उसे नियति के बाकी घरवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर नियति के दादाजी और दादी माँ की मंजूरी लेना जरूरी था। रात का वक्त, नियति अभी आकर शेखावत विला पहुंची। रात के 11:30 बज रहे थे। जैसे ही नियति अंदर गई उसने देखा सब अंदर हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे लगा था सब डिनर करके अपने रूम में चले गए होंगे, पर यहाँ तो सब सोफे पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर नियति हैरान थी। नियति को देखते ही जय, आकाश, आदित्य उसके पास भागते हुए आ गए और दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी भी उसके पास आ गए। संग्राम जी और चंद्रिका जी दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उन्हें अर्जेंट काम था, वरना वो भी नियति की जन्मदिन की वजह से रुकना चाहते थे, पर कौशल्या जी और ब्रिजेश जी अपने दोनों पोते के साथ यहीं रह गए थे। लिटिल सिस्टर, प्रिंसेस, तुम ठीक तो हो ना? आकाश और आदित्य दोनों नियति की चिंता करते हुए बोले। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं, तुम इतनी खतरनाक मिशन पर गई थी, इसलिए तुम्हारे तीनों भाइयों को तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी। वहीं अमृत और अर्जित जो सोफे के पास खड़े थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगा उनकी दादी ने उनके बारे में क्यों नहीं बताया। वो भी तो नियति को लेकर चिंता कर रहे थे। वहीं विपुल जी और सीखा जी ने नियति को देखकर राहत की सांस ली। उन्हें भी नियति की काफी चिंता हो रही थी। वहीं रूही और नेहा गुस्से और नफरत से नियति को देख रही थी। क्यों नियति को इतनी अटेंशन क्यों मिल रहा है?
बस एक डॉक्टर ही तो है, जिंदगी भर ट्रीटमेंट करके भी क्या कर लेगी। दोनों को ही बहुत नींद आ रही थी। वो अपनी ब्यूटी स्लिप को खराब नहीं करना चाहते थे, फिर भी सबके सामने अच्छा बनने के लिए यहाँ आकर खड़े हुए थे। वही सब नियति को घेर कर खड़े थे और उससे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बहन को इतना पावरफुल और इतनी बड़ी डॉक्टर के रूप में देखकर, जिसे दुनिया में अनगिनत डॉक्टर सब फॉलो करना चाहते हैं और लीजेंड मानते हैं, उन्हें कितनी खुशी हो रही थी। तीनों भाई नियति को बताने पर तुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों कंपटीशन कर रहे हो कि जिसे ज्यादा प्राउड होगा नियति की फेवरेट बन जाएगा और नियति उसे कोई प्राइज देगी। उन्हें इस तरह से नियति को घेरता देखकर कौशल्या जी बोली, बस करो तुम तीनों, अपनी बहन को फ्रेश होने दो। अभी आई है, कितने दिनों से बाहर थी, उसे रेस्ट करने का भी वक्त नहीं मिला है। उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, बाद में अपनी पिटारा खोलना। कौशल्या जी की बात सुनकर तीनों भाई ने सिर हिला दिया। वो कैसे भूल गए कि उनकी बहन थक कर आई होगी, उसे रेस्ट की जरूरत है। लिटिल सिस्टर तुम जाओ, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ जाओ, फ्रेश हो जाओ प्रिंसेस। आकाश और आदित्य भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले। तभी रूही और नेहा आगे आकर बेमन से बोली, वेलकम बैक नियति। उनकी होंठों पर छोटी सी स्माइल थी, पर उन दोनों की आंखों में नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओह मिस रूही और नेहा, मुझे तो आना ही था, तबाही इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ कर जाती है। जब तक सब कुछ तबाह ना कर दे। उसकी होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। रूही और नेहा को उसकी आंखें देखते ही डर लगने लगा, जैसे वो किसी खाई में देख रहे हो। वैसे लगता है मेरी जाने के बाद तुम दोनों की लाइफ काफी आसान हो गई थी। पनिशमेंट पूरा कर लिया होगा तुम दोनों ने, इसलिए अब खुश लग रहे हो, है ना? नियति की बात सुनकर जय बोला, बिल्कुल लिटिल सिस्टर, हमारे होते हुए क्या ये दोनों अपनी पनिशमेंट से बच सकते थे? नियति ने तिरछी स्माइल करके दोनों को देखा, फिर वहां से ऊपर चली गई। रूही और नेहा ने गुस्से में अपनी मुठिया कस लिया। वो दोनों अपनी प्राइड को साइड में रख के नियति के सामने उसे ग्रिट करने आए थे, पर नियति ने तो बस उनकी इंसल्ट की। वो क्या सोचती है उन्हें, वो कभी भी कुछ भी बोल सकती हैं। दोनों गुस्से में थे पर कुछ नहीं कर सकते थे। जय बोला, अब नियति जब तक फ्रेश होकर आए, चलो हम उसकी सरप्राइज ले आते हैं। आकाश और आदित्य की आंखों में भी खुशी से चमक आ गई। आदित्य ने टाइम देखा और बोला, अब 11:15 हो गए हैं। 12 बजे बजने में बस 15 मिनट है, चलो पहले उसे अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। तीनों वहां से किचन की तरफ चले गए और फ्रिज से केक को निकाला और हॉल में ले आए। तीनों ने दिन भर इस केक बेक करने में मेहनत किया था। पहले 2 केक को जलाने के बाद ये तीसरा केक था जो अच्छा बना था। दिन भर इंटरनेट से देखकर बनाकर लास्ट को वो तीनों सेटिस्फाइड थे। जय ने उस पर हैप्पी लिखा, तभी आदित्य ने उसके हाथ से कोन छीन लिया और बोला, देखो तो तुम्हारा हैंडराइटिंग कितना गंदा है, अब मैं ही अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से इस पर लिखूंगा। जय ने उसे घूरकर देखा पर कुछ नहीं बोला। आदित्य ने उस पर बर्थडे लिख दिया। तभी जय हंसते हुए बोला, देखो तो मुझे कौन कह रहा था, जिसकी हैंडराइटिंग खुद बच्चों जैसी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नर्सरी स्कूल की बच्चे ने बर्थडे लिख दिया है। तभी आकाश ने उसके हाथ से कोन छीन लिया और बोला, बहुत हुआ तुम दोनों का, अब मैं लिखता हूँ। आकाश ने उस पर खूबसूरती से नियति का नाम लिख दिया। वाह भाई, आपने तो बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह लिखा है। अगर कोन की जगह पेन से लिखना होता तो मैं भी इतनी ही खूबसूरती से लिख देता। आदित्य हंसते हुए बोला, हे तुम लिखोगे? जय ने उसे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा तो आदित्य चीड़ गया, वहीं बाकी उन्हें उनकी नोक-झोंक देखकर हंस रहे थे। तभी आकाश बोला, चलो ऊपर चलते हैं, अब बस 5 मिनट बाकी है। दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और तीनों भाई नियति की रूम की तरफ चले गए। किसी ने भी विपुल जी, सीखा जी और चारों बच्चों को नहीं बुलाया। जो वहीं खड़े हुए थे, विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू थे। अमृत और अर्जित की आंखों में भी नमी थी, पर रूही और नेहा के चेहरे पर गुस्सा था। मोम, डैड क्या आप नहीं चलेंगे? रूही प्यार से बोली। तो सीखा जी बोली, अगर हम जाएंगे तो नियति और भी गुस्सा हो जाएगी। उसकी बर्थडे है, हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। विपुल जी भी उनकी बातों से सहमत, दोनों उन्होंने कभी नियति का बर्थडे नहीं मनाया था, तो कैसे वो अब उसे विश करने जाएंगे।
मोम आप क्यों ज्यादा सोच रही हो, हम दूर रहेंगे, उसे गुस्सा नहीं होने देंगे, अमृत बोला। तो विपुल जी, सीखा जी और दोनों भाई भी चले गए। उनके पीछे पीछे रूही और नेहा भी चली गई। रूही को गुस्सा आ रहा था। वो तो चाहती थी उसकी मोम पहले की तरह नियति की बर्थडे में जाने से मना कर दे, पर लगता है अब उसकी मोम की मन में उसके लिए उतना जगह नहीं है, और ये नियति उसकी मोम के दिल में इम्पोर्टेंट हो रही है। वहीं नियति अभी अभी फ्रेश होकर आई थी। डोर नॉक हुआ तो नियति ने दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा और अपनी चमकती दांतों के साथ देसी कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। अभी ठीक 12 बजे बजा तो आदित्य जल्दी से साइड हट गया। उसके पीछे जय और आकाश खड़े थे। जय के हाथ में केक था। तीनों भाई एक साथ चिल्लाकर बोले, हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। नियति हैरान हो गई, तो क्या उन्हें याद है कि आज नियति की बर्थडे है? थैंक यू भाई, नियति ने तीनों को प्यार से कहा। तभी दादाजी, दादी माँ, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी भी आगे आए और एक एक करके नियति को बर्थडे विश किया। नियति ने उन्हें भी थैंक यू कहा। तभी विपुल जी और सीखा जी, दोनों भाई नेहा और रूही भी आ गए। उन चारों को देखकर नियति का अच्छा खासा मूड तुरंत खराब हो गया। तभी विपुल जी और सीखा जी ने भी प्यार से उसे हैप्पी बर्थडे बोला और बोले, भगवान उसकी सारी विश पूरी करे। और अमृत और अर्जित ने भी उसे बर्थडे विश किया। नेहा और रूही ने ना चाहते हुए भी झूठी स्माइल के साथ उसे बर्थडे विश किया। नियति ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, वाह मिस्टर एंड मिसेस शेखावत, हाउ स्ट्रेंज कि आप देसी घटिया माँ बाप भी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, वो भी पहली बार। आप दोनों तो मुझे मारना चाहते थे ना? कहीं विश करने के आड़ में आप दोनों मुझे श्राप तो नहीं दे रहे हो ना? पर मैं बताऊं, आपके श्राप से भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो खुद ही तुम सब की जिंदगी को तबाह करने वाली श्राप हूँ। मिसेस सीखा शेखावत, अगर आपके बस में होता तो तब तो आप मुझे कब का मार चुकी होती है ना? आज तक तो आप सब ने कभी बचपन से मुझे बर्थडे विश नहीं किया, फिर आज ये अचानक क्या हो गया? क्या आपको जल्दी याद आ गया आपकी नियति नाम की कोई बेटी थी जो अब नहीं है? और बाकी रही मेरी विश की बात, जो आप फुलफिल होने की बात कर रहे हैं, मेरी एक ही विश है, तुम सब दिन रात रो कर बिताओ और तुम्हारी मनहूस घटिया बेटी के साथ तुम सब कब्र में लेटकर आराम करो। नियति की बात उन सब की दिल में किसी खंजर की तरह लगी थी। सीखा जी कुछ नहीं बोली, वो वहां से रोती हुई भाग गई। विपुल जी ने लाचारी और उदासी से नियति को देखा और बोले, नियति क्या तुम हमें इतनी ज्यादा नफरत करती हो? आज तुम्हारी बर्थडे है, क्या हम सब एक साथ एक दिन के लिए हंसी खुशी बात नहीं कर सकते? उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, हंसी खुशी बात करे, सच में मुझे तुम सबसे घिन आती है। नफरत की कोई हद नहीं है मिस्टर शेखावत। क्या आपको कभी पहले मेरी बर्थडे याद था? क्या जब आप अपनी प्यारी मनहूस बेटी के जन्मदिन मनाते थे, क्या तब आपको याद आता था आपकी एक और बेटी है जिसकी बर्थडे आप हर साल भूल जाते हो? या फिर जानबूझकर याद ही नहीं करना चाहते हो? फिर अब मेरी बर्थडे आपको क्यों मनाना है मिस्टर विपुल शेखावत? आप सिर्फ आपने पहली बीबी की बच्चों के बाप बन के रहिए, यही अच्छा होगा। मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पिता कब का मर चुके हैं, मैंने इसी हाथ से उनके कब्र पर फूल चढ़ाए हैं। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? नियति क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? रूही उदास होने का नाटक करते हुए बोली। तो नियति ठंडी आंखों से उसे घूरते हुए भयानक आवाज में बोली, तो किसने कहा मेरी रूम के बाहर आकर मेरी बातें सुनने को और कुत्तों की तरह भौंकने को? गेट आउट। नियति की बातें रूही की गाल पर तमाचे की तरह लगा था। विपुल जी ने चारों को वहां से चलने के लिए बोला। वो नहीं चाहते थे नियति उनकी वजह से अपनी सेलिब्रेशन खराब करे। उनके जाने के बाद नियति ने केक कट किया और बारी बारी से सबको खिलाया। थोड़ी देर बाद दादी माँ बोला, बस चली, बच्ची को रेस्ट करने दो, वो थक गई है, कल पूजा भी है, उसे जल्दी उठना होगा। उनकी बात सुनकर सब नियति को गुड नाइट कहकर रूम से बाहर चले गए। वही सीखा जी अभी भी रो रही थी। विपुल जी, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बड़ी गुनाह कर दिया हम सब ने, मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। विपुल जी उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, इसमें मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए खुद को दोष मत दीजिए। कल आपके घरवाले आएंगे, आप उनसे बात करना, क्या पता वो आपको माफ कर दे, पर हमारी बेटी तो हमें कभी माफ नहीं करेगी ना विपुल जी? सीखा जी रोते हुए बोली। हम उसे टाइम दे देते हैं, वो जरूर हमें एक्सेप्ट करेगी, एक दिन देखना।
सीखा जी को फिर भी भरोसा नहीं था। आज रात किसी की खुशी में तो किसी की गुस्से में तो किसी की रोते हुए निकल गई। सुबह का वक्त दादी माँ और कौशल्या जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर लिया था। सीखा जी भी उनकी मदद करना चाहती थी, पर दादी माँ ने उन्हें मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि सीखा को तैयारी करते देख नियति पूजा में बैठने के लिए भी मना कर दे। ऐसे भी बहुत मुश्किल से तो वो पूजा में बैठने के लिए